मैं सतीश कुमार, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज, बिहार से। आज कक्षा नवम के भैया बहन लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का अध्ययन करेंगे। आज जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को मान्यता प्राप्त है। तो बताया गया है कि लोकतंत्र है क्या चीज़। तो लोकतंत्र के बारे में बताया गया कि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अब वर्तमान समय की स्थिति ऐसी है कि लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से शासन ले नहीं पा रहे हैं। तो अतः यह चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वह शासन में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और इनके द्वारा बनाई गई सरकार जो है वह अपनी नीतियों और कृतियों के लिए जनता के प्रति जिम्मेवार होती है। अगर लोकतंत्र की परिभाषा के संदर्भ में चर्चा करें तो अनेकानेक परिभाषाएं इस संबंध में दी गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सरल परिभाषा और लोकप्रिय परिभाषा है वह अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है परिभाषा। इनके अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार है। अतः इस अर्थ में लोकतंत्र जो है सो काफ़ी अपने जो है सो शब्दों को, अपने अर्थों को स्पष्ट करने में सक्षम है। बताया गया है कि लोकतंत्र शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यह उत्पन्न कैसे हुआ। तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा गया है और यह डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये दो शब्द हैं डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ जनता बताया गया है और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। अतः अगर शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी हम जानना चाहें, समझना चाहें, तो यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ जनता का शासन ही है। लोकतंत्र की परिभाषाओं के बाद अब यह प्रश्न आता है कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र के वर्तमान विश्व में सामान्यतः दो प्रकार की चर्चा की गई है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहा गया है। तो वर्तमान विश्व जो है वह बढ़ती जनसंख्याओं का काफ़ी अधिक सामना कर रहा है। इस कारण से प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में केवल स्विट्जरलैंड में देखे जाते हैं, क्योंकि उसकी जनसंख्या छोटी है, भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि वहाँ के लिए यह व्यवस्था यह अनुकूल माना जा रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे कि हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, इस लोकतंत्र के उदाहरण में स्विट्जरलैंड के अलावे विश्व में जितने भी देशों में लोकतंत्र अपनाया गया है, अन्य सारे देश इस अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरण हैं। वर्तमान विश्व में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा गया है, यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता अपने शासन में भाग लेती है। अब हम लोग लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस कारण से लोकतंत्र पूरे विश्व में लोकप्रिय होता जा रहा है, अन्य शासन प्रणालियों को यह पीछे छोड़ता चला जा रहा है। आज विश्व के लिए लोकतंत्र एक व्यवहारिक समाधान सा बन गया है। तो इनके गुणों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम लोकतंत्र को बताया गया कि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र की यह पहली शर्त ही है कि शासन जो है वह समानता पर आधारित होगा, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई निकृष्ट नहीं, हर व्यक्ति कानून के नज़र में समान माना जाता है। दूसरी विशेषता की अगर चर्चा करते हैं तो यह बता रहे हैं कि जनसाधारण के हितों की रक्षा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसका कि प्रथम और अंतिम उद्देश्य जनहितों की सुरक्षा करना ही है, अर्थात शासन बनाया ही गया है जनता के हितों के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया है। तो इस कारण से इस व्यवस्था में जनसाधारण के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरे गुण की चर्चा अगर हम करते हैं तो इसमें है क्रांति की संभावना बहुत ही कम। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्रांति की संभावना नहीं के बराबर होती है। इसके पीछे कारण है कि जनता अपने मनोनुकूल जो है सो नेताओं को
पार्टियों को या सरकार का गठन करती है। तो जनता अपनी इच्छा से जब अपनी सरकार का गठन कर रही है तो स्वाभाविक है कि उस सरकार के प्रति उनकी एक अटूट आस्था होती है। इस कारण से शासन में किसी प्रकार के अगर बदलाव की बात होती है तो संवैधानिक तरीकों से बदलाव होता है, न कि किसी प्रकार की क्रांति के माध्यम से। चौथी बात, अस्थायी सरकार। लोकतांत्रिक व्यवस्था की यह भी एक विशेषता है कि यह इस माध्यम से बनी सरकार अस्थायी होती है। चूंकि जनता का शासन के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, विश्वास होता है, जनता इसके प्रति समर्पित होती है, जनता के द्वारा ही बनी हुई सरकार होती है, इसलिए यह सरकार अस्थायी मानी गई है। और एक अंतिम विशेषता की चर्चा कर रहे हैं कि कानूनों का स्वाभाविक पालन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि संविधान जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा या अन्य ऐसी ही किसी सभा के द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसमें जनता की सहभागिता होती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता इन कानूनों का पालन हृदय से करती है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई अवरोध की बात नहीं होती है। धन्यवाद। लोकतंत्र के गुणों की चर्चा के बाद अब यह बात मन में आती है कि लोकतंत्र में केवल गुण ही हैं या कि कुछ अवगुण भी हैं। तो अनेकानेक विश्लेषकों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि लोकतंत्र में अनेक कमियां भी हैं। इसमें बताया गया कि सरकार के अस्तित्व पर खतरा रहता है। चूंकि वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें जो बन रही हैं वह अनेक बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि गठबंधन सरकार जैसे बनती है, पूर्ण बहुमत प्राप्त न कर पाने की स्थिति में गठबंधन सरकार बनती है और गठबंधन की नीतियों का यह एक ऐसा यह खतरा है कि कभी भी कोई पार्टी अगर असंतुष्ट होती है तो ऐसी स्थिति में वह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है। तो अनेकानेक ऐसे उदाहरण हैं जिस वजह से कि एक ही वर्ष में 4-5 बार भी सरकार बनाने की नौबत आती है। अतः बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के स्थायित्व पर हमेशा खतरा बरकरार रहता है। दूसरे जैसे अवगुण की चर्चा है राजनीतिक दलों के दुष्परिणाम। आज हम देख रहे हैं कि हर एक राजनीतिक दल का प्रथम उद्देश्य सरकार में शामिल होना है, सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों के लिए नैतिकता नाम की कहीं कोई चीज नहीं रह गई है। हर कोई अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य राजनीतिक दलों पर दोषारोपण करने का काम करता है। उनके अंदर नैतिकता का स्तर जो है वह काफी गिरता चला जा रहा है, जो कि देश की व्यवस्था के लिए खतरनाक है। तीसरी चर्चा है समय का अपव्यय। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम पाते हैं कि कोई भी कार्य जो होते हैं वह जनता की सहमति से होते हैं, अर्थात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसके लिए जो नियम कानून बनाने की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधियों के यह परामर्श से किया जाता है। दोनों सदन, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अगर राज्य स्तर की बात हो तो विधानसभा, विधान परिषद, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही कोई निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समय का काफी अपव्यय हो जाता है। कभी कभी निर्णय जिस समय होना चाहिए नहीं हो पाता है।